कि पुत्र वधू है वो करवा चौथ के व्रत रखते हैं, सिंदूर हो नहीं। या बिंदी हो या चूड़ियां हो, ये हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। इन चीजों को अब तक क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं हमारे लोग? ना तो सच है कि हमारे पूर्वजों को जलील किया गया है, आज तक जलील नमस्कार, आप किया देख रहे गया हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं अंबा औरंगाबाद बिहार में। जी हां, वही बिहार जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भरा पड़ा है। अगर जहां जहां आप नजरें दौड़ाएंगे आपको बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के सिद्धांत, बुद्ध के अवशेष यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने एक बार कहा था कि भारत में जो बौद्ध धर्म की जड़ें हैं वो सूखी नहीं है बल्कि वो अभी हरी हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण साथियों आपको बिहार के बहुत सारे ज़िलों में देखने को मिल जाता है। और उसी कड़ी में आज हम औरंगाबाद ज़िले में हैं जो कि अंबा में है। तो आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ। यहाँ पर एक भव्य और विशाल बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है, और उससे पहले आपने देखा होगा कि ऊपर जो भव्य और विशाल मूर्ति महाकाणिक तथागत बुद्ध की बनी हुई है किस तरह से संदेश दे रही है। तो आइए मैं आपको एक बार अंदर लेकर चलना चाहती हूँ, और जो यहाँ की प्रबंधक कमेटी है उससे रूबरू कराने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी बेसिक जानकारियाँ यहाँ के बारे में कि इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस उद्देश्य को लेकर इन्होंने ये बुद्ध विहार बनाया। और आप देख पाएंगे अंदर का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा है, और जिस तरह से काफ़ी विशाल प्रतिमा महाकाणिक तथागत बुद्ध की यहाँ पर लगाई गई है। और मेरे पीछे जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और यहाँ पर मेरे साथ में जो आयोजक कमेटी हैं उसके काफ़ी लोग हैं, तो उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी कि इस बुद्ध विहार को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किस किस तरह से यहाँ लोगों का सहयोग मिला। सर, नाम क्या आपका? बहुत बहुत आपके मीडिया का नीलम बौद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुद्ध विहार बनाने का प्रेरणा हमको तब मिला जब हम भगवान बुद्ध का लिखा हुआ जो बाबा साहेब का बुद्धाम धम्म है पढ़े तब। और फिर हमको जो आइंस्टीन जो कहे थे कि इस दुनिया में केवल बुद्ध का मार्ग और सम्राट अशोक का कार्य ही वैज्ञानिक मस्तिष्क को संतुष्ट कर पाता है, तब मुझे पता चला कि से हमको बौद्ध धर्म अपनानी चाहिए और भगवान बुद्ध का प्रचार के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग ये विश्वकर्मा चौक बना दिया गया था, इसको हम लोग सबसे पहले कब्जा किए, जिसमें हमारे मास्टर साहब डॉक्टर नरेश बाबू वगैरह मदद किए। और इसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले लंका से एक पत्थर का स्टेज मूर्ति है भगवान बुद्ध का, वो लाए बनाना शुरू किए। फिर एगो भिक्षु मिल गए तो उनको बुला करके, वो महाराष्ट्र के थे, तो हम लोग यहाँ पर सब मिलकर चंदा कर करके और बनाना शुरू किए, जो ये आज बुद्ध विहार पर आप लोग पधारे हुए हैं। और हम बुद्ध के बुद्ध पंचशील का साड़ी लान दिए हैं। कुछ महिला लोग यहाँ बुद्ध के बुद्ध चर्चा होता है, अभी लगन उगन में बंद है, लेकिन हम लोग बराबर करते हैं। तो यही हमारा आज तक का कार्य का बने। बाबू जी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि आपने बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक पढ़ी है बाबा साहब के द्वारा लिखी थी, उसके बाद में आपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उससे पहले क्या आप हिंदू थे? देखिए, हिंदू तो हम सब दिन हम जब पढ़ते थे 67-68 में, उसी समय से हमको ये अंधविश्वास लगा था, इसलिए कभी भी हम स्वीकार नहीं किए। फिर जगदेव प्रसाद का 67 से जब ही सुश्री संवाद दल और रामस्वरूप वर्मा का ही हुआ तो उसके साथ उनके साथ रहे। और यहाँ पर फिर ये चित्तौड़गढ़ के रूप में जो जाना जाता था, यहाँ लोग वोट तक नहीं देते थे, जा हो तो उन्हीं के वोट हो गलवा। तो इसे आर करके फिर हम बुद्धिजीवी संघ में बहुत दिन तक काम किए। और इसके बाद हमको ये लगा कि नहीं, ये कम्युनिस्ट और पार्टी वगैरह से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हम जब तक भगवान बुद्ध के विचार को नहीं फैलाएंगे, तो भगवान बुद्ध के विचार को फैलाने के लिए ही हम यहाँ पर बुद्ध विहार का निर्माण किए। और इस तरफ से लोग आते जाते हैं, ऊंचा है, सब कोई देखता है
और ऊपर देख करके कि इससे प्रेरणा ले रहा है, ये धरती बौद्धमय होगा। हम भी अपने लड़के को बौद्ध धर्म से शादी में दोनों दो लड़का है, दोनों को कराए हैं। हमारे घर में आज तक कोई ब्राह्मणवादी विधि से कार्यक्रम नहीं होता है। हम लोग को जितना भी होता है, अभी हम लोग जो है खीर का यहाँ प्रबंध किए, जो भगवान बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा पर के दिन था, और हम लोग खीर का वितरण किए। तो बराबर हम लोग भगवान बुद्ध, बाबा साहेब और जितने भी हमारे मूल निवासी महापुरुष हैं, उसका बराबर हम कार्यक्रम यहाँ करते हैं। जी बाबूजी, अभी मैं सुन रही थी, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि आपने यहाँ पे होली का शहादत दिवस के रूप में भी मनाने का प्रयास किया, जिसका कि बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, तो क्या घटना थी वो? हाँ, तो बहुत उस समय विरोध हुआ, सरकार भी हम लोग के नहीं करने देता, फिर भी हम किए। और इसके बाद में हम 5 साल होलिका शहादत दिवस और महिषासुर शहादत दिवस भी है, उसके बाद हम मनाना शुरू, चूँकि फागुन में पूर्णिमा को होता है होलिका दहन, तो उस दिन शुरू किया। और फिर उसी साल महिषासुर का शहादत दिवस हम दशहरा को मनाए। लेकिन जो हिंदूवादी लोग हैं, जो सनातन धर्म के आजकल अपने आप को कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो होलिका है उसको अपने अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। तो उस बात में और जो आप लोग कर रहे हैं लोगों को जगाने का प्रयास, कितनी सत्यता है? देखिए, उन लोग का जो ये काल्पनिक कहानी है, और हमारी होलिका जिस समय थी, भले उस समय का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतना तो सच है कि हमारे पूर्वजों को जलील किया गया है, आज तक जलील किया जा रहा है। जैसे बाबा साहेब का भी किताबें खा रहे हैं, बाबा साहेब का हत्या क्यों और कैसे बिलास खरात जी लिखे हैं। तो इस तरह से जगदेव प्रसाद का हत्या हुआ, तो इससे हमको लगता है कि निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक पात्र नहीं होते हुए उनको हत्या किया गया है। इसी कड़ी में मेरे साथ में कमेटी के और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी, सर जिस तरह से इस बुद्ध विहार की स्थापना हुई, तो किसी तरह की प्रॉब्लम आई या इजीली आप लोगों ने इस काम को कर लिया? नहीं, हम लोग तो खैर सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप दिल्ली से चलकर हमारे अम्बान बुद्ध विहार, सम्राट अशोक बुद्ध विहार में पहुँचे हैं। इसके लिए हम आपको आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक बात है ये बुद्ध विहार बनाने में, हम लोग को कोई बहुत रुकावट नहीं आया। हम लोग, चूँकि ये इलाका हम लोग का अपना इलाका है और इस इलाका में किसी को चलने नहीं देते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इसको बहुत ढंग से बनाए हैं। और आगे भी छूटा हुआ जो काम है उसको हम लोग बखूबी लगे हुए हैं, और इस बुद्ध विहार को हम लोग और इसको सुंदर ढंग से संवारेंगे और सजाएंगे। सर कितने साल हो गए इस बुद्ध विहार को बने हुए? लगभग 3 साल से लगे हुए हैं हम लोग, 3 साल से लगे हुए हैं। जी 3 साल। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि जो बिहार की धरती है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इतिहास से भरी पड़ी है। और अगर हम बुद्ध की बात करें, क्योंकि सिद्धार्थ का जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन जो बुद्ध है उस पर एक तरह से हम कहेंगे कि बिहार की जन्मभूमि से उनका जन्म हुआ है। तो इतना लंबा समय कैसे लगा कि आप लोग बुद्ध की शरण में इतना लंबा पीरियड बिताया आपने, उसके बाद आए? देखिए, चूँकि ये लंबा समय नहीं लगा, हम लोग को लंबा नहीं समय लगा। ये यहाँ पर बुद्ध विहार जो बना है, हम लोग बुद्ध से प्रेरित होकर के, सम्राट अशोक से प्रेरित होकर के और बाबा साहब से प्रेरित होकर के जो किताब पढ़े, किताब पढ़ने से हम लोग को लगा कि बुद्ध ही इस धरती पर सही है और कोई सही यहाँ पर देवी देवता नहीं है। और जहाँ तक लंबा समय लगने के बाद है, तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब बृहद्रथ मौर्य को हत्या कर दिया गया था, तो हत्या करने के बाद बुद्ध का यहाँ नाम लेने वाला कोई भारत में नहीं था। तो नाम नहीं लेने वाला था, तो फिर हम लोग को तो समय लगेगा ना। अब हम लोग को इतिहास कहा गया है कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानता वह इतिहास नहीं बना सकता है। तो हम लोग तो इतिहास जानने का पहले प्रयास किया। इतिहास हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जब इतिहास पढ़ने लगे तो इतिहास पढ़ने के बाद लगा कि ये हम लोग का यही सबसे जो हम लोग के लिए महान पुरुष हैं, कि हमारे देवता हैं, कि हमारे पूर्वज हैं, सब इन्हीं लोग हैं। और तब से हम लोग जो है इनके प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, सम्राट अशोक के प्रति और भगवान जो है आपको बाबा साहेब के प्रति हम लोग काफ़ी जो है से तन मन धन से लगे हुए हैं। और इसीलिए देर लगा कि हम लोग को शिक्षा नहीं थी। शिक्षा से हम लोग जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इसके बाद हम लोग को लगा कि नहीं, अब ये हम लोग को सही है
और इसीलिए हम लोग को समय लगा। सर जानना चाहूँगी तो साप्ताहिक तौर पे या दैनिक दिनचर्या में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं इस बिहार में? देखिए, हम लोग बुध के दिन प्रयास करते हैं कि हर एक बुध को यहाँ पर 10-20 की संख्या में हम लोग तो जमा करने का प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस बुध विहार पर बुध के दिन परिचर्चा के लिए आवें। लेकिन जो जितना आ पाते हैं 10-20 की संख्या में ही आते हैं, लेकिन आते हैं। और उस दिन हम लोग बुध परिचर्चा में हम लोग भाग लेते हैं और इस स्तर पर हम लोग अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं और काफ़ी धीरे धीरे संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है और हमेशा आगे बढ़ेगा। सर मैं देख रही हूँ बिहार में कई जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं उनकी आपने तस्वीरें लगाई हुई हैं, कोटेशन भी लिखी हुई हैं, तो इन तस्वीरों को लगाने का उद्देश्य क्या है खासकर बिहार में? देखिए, हम लोग बहुजन नायकों का तस्वीर लगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं अपने बहुजन नायकों जो हमारे ही नायक हैं, हमारे ही हीरो हैं, तो उनके जीवन चर्चा के बारे में पढ़ें, लिखें। हमारे पास सब तरह की किताब भी हैं। जितना आप फोटो देख रहे हैं सभी बहुजन नायकों का, वो सारे लोगों की किताब हम लोग के पास है। और जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम बहुजन नायकों की किताब को पढ़ें तो हम लोग किताब उन लोग को उपलब्ध कराते हैं और उस किताब को पढ़ के अपना लाभ लेते हैं। और जब तक हम लोग बहुजन नायकों को नहीं लगाएंगे तो जानेंगे कैसे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक लोग मानेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग बहुजन नायकों के फ़ोटो को लगाए हुए हैं जानकारी के लिए। और जो नहीं पढ़ पाते हैं किताब उनको हम लोग यहाँ पर बैठ के जो परिचर्चा करते हैं तो उस परिचर्चा में उनके बारे में बताते हैं, उसके इतिहास भूगोल के बारे में हम लोग बताते हैं। तो देखिए इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी कि खासकर इस बुद्ध विहार में और इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए उनकी किस तरह की भूमिका है और किस तरह से वो कार्य कर रही हैं। आपका नाम क्या है? कमला देवी। कमला जी, जानना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जिस तरह से अभी सर ने बताया कि हिंदू धर्म छोड़कर आप बुद्धिज़्म की शरण में आ चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके पहनावे से जो लग रहा है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चाहे सिंदूर हो या बिंदी हो या चूड़ियाँ हो, ये हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। इन चीज़ों को अब तक क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं हमारे लोग? छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब कब छोड़ेंगे? अब तो थोड़ा समय लगेगा ना। अब जानते हैं ना बिहार में हैं तो सबका क्या क्या सोचेगा, अरे देखिए ना वो तो चूड़ी भी नहीं एगो पहने हैं, वो बिंदी भी नहीं लगाए हैं, कैसे रहती हैं। तो थोड़ा सा बदलाव आने में तो समय तो लगेगा ना। अब धीरे धीरे सब देखते हुए चलना है तो हो जाएगा। बहुत ढल रहे हैं, भाभी ढल गए हैं। देखिए दो लड़का का भी शादी किए हैं तो बुद्ध भगवान से किए हैं। अब मेरा घर में कुछ भी फंक्शन होता है तब बुद्ध भगवान जी से होता है, कोई देवी देवता नहीं मेरा घर में है। तो जो आपकी पुत्र वधू हैं वो करवा चौथ के व्रत रखती हैं? नहीं, नहीं रखते हैं। आप पहले रखते थे। अच्छा, आप रखते थे? हाँ, हम पहले रखते थे, बाकी अब धीरे धीरे तो छोड़ा है क्यों? छोड़े कि अब सोच रहे हैं कि भगवान जी हैं ही नहीं, बुद्ध भगवान हैं, तो हम लोग बुद्ध भगवान के मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो काहे ला करेंगे। मतलब समझ आ गया कि व्रत करने से पति की लंबी उम्र नहीं होती। कि नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे। जैसे जितिया उतिया हम लोग के बिहार में सब होता है तो कहता है कि अरे चलो कैसे खा लेंगे, मेरा लड़का बच्चा इतना है, कैसे ऐसे आज खा लेंगे, सबको किया है। तो ये चीज़ सोच के थोड़ा सुन लगता है कि हम कैसे खा लें अकेले। तो ये चीज़ अब सब माने थोड़ा सुन होता है ना। अब अकेले ऐसा करेंगे ना तो लगेगा कि अरे देखिए ये ऐसा खाली इनको ही सोच ऐसा है। इसलिए अब सब धीरे धीरे हो रहा है, घर में भी हो गया, बाहर में धीरे धीरे हो रहा है प्रतीक, मैंने बुद्ध भगवान का प्रतीक। इसीलिए किए हैं, कहाँ झूठ बोलेंगे कि नहीं किए हैं बाकी अब छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। जी जी। अच्छा, जानना चाहूँगी, आप बता रहे हैं कि आपने करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया है, तो भगवान बुद्ध ने मना किया या अपनी मर्जी से छोड़ा? अब नहीं, अब अपना मन से छोड़ना चाह रहा है। अपने मन से छोड़ना चाह, मतलब छोड़ा नहीं अभी? छोड़िए, तो अब आएगा तब तो छोड़िए ना देंगे। किए थे तो देखिए जब जागे तभी सवेरा, और ये ज़रूरी हो जाता है कि आज एक वैज्ञानिक सोच को लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से बताया करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और अक्सर मैं खुलकर बोलती हूँ कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और कहती हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन तमाम आप आंकड़े उठाकर देखिए जिन महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के व्रत रखे हैं, शायद कभी ना कभी समय आया कि उनके जीवन साथी समय के रहते हुए समय के बाद इस दुनिया से चले गए। अगर इतनी ही ताकत इन व्रतों में या पूजा पाठ में होती तो आज इस दुनिया में कोई भी, या मैं कहूँ किसी भी महिला का पति नहीं जाता, वो सभी जीवित होते।
तो हम इनको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक विशाल भव्य जो बौद्ध विहार है उसका निर्माण किया और जिस तरह से लगातार यहाँ पर आते हैं, गतिविधियाँ होती हैं और कहीं ना कहीं उन परंपराओं को त्याग करके आज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी मेरे साथ में डॉक्टर जन्मय जी भी हैं, उनसे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी क्योंकि लगातार डॉक्टर जन्मय जी को हम सामाजिक आंदोलनों में देखते रहते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर ये बिहार बना है और लोगों में एक नई क्रांति आई है, तो क्या लगता है भविष्य में किस दिशा में लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे? विहारों का उद्देश्य पहले तो यही था कि वहाँ से बुद्ध की जो देशनाएँ हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, उसको जनमानस तक प्रसारित किया जा सके। पहले बिहारों में भिक्षु वास करते थे, भिक्षु वहाँ अध्ययन करते थे और वर्षावास के तौर पर तो विशेष तौर पर बिहारों में रहते थे, अध्ययन करते थे, वहीं से शिक्षाएँ प्रसारित करते थे। बाद में वो जो है कि चारिका करते हुए देश में घूमते थे, कोने-कोने में जाते थे। तो हमें लगता है कि आज भी बिहारों का जो कार्य है, बिहारों का जो उद्देश्य है, यही होना चाहिए कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण बने, बुद्ध की शिक्षाएँ जो है कि लोगों पर प्रसारित किया जा सके। जो लोग बुद्ध को मानने वाले हैं या जो नहीं भी मानने वाले, उनको भी बिठा करके बुद्ध की क्या अच्छाइयाँ हैं, बुद्ध के क्या उपदेश है, बुद्ध ने किस प्रकार से एक जगत गुरु के तौर पर लोगों को उत्तम जीवन जीने का कैसे मार्ग दिखाया, उन तमाम मार्गों की, उन तमाम उपदेशों की, तमाम अच्छाइयों की, पंचशील की, इन सब की चर्चा होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सके और देश के उन्नति उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। तो उस दृष्टिकोण से बुद्ध विहार एक बहुत ही संपन्न, सुदृढ़ और बहुत ही ऊर्जा का केंद्र है और इसको यहाँ आकर के मैं भी महसूस करता हूँ और हर व्यक्ति यहाँ आकर के ये बात को महसूस करता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से इस बौद्ध विहार का निर्माण हुआ है और जिस तरह से इस बौद्ध विहार के बारे में बताया गया है और जिस तरह से लोगों ने इसका निर्माण कराया, तो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और जब शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं अंजाम तक भी लोग पहुँचेंगे। और आज जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करके आज वो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच को अपना कर अपने परिवार का, अपने समाज का और इस देश का भी कल्याण करेंगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें इन पाखंडवाद से बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए ताकि हम सही तरीके से देश के विकास में अपनी उचित और सही भूमिका निभा सकें।